दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस लड़की की गलती इतनी बड़ी थी। कुमारी इंदु नाम की एक लड़की जो केरल की रहने वाली थी, लेकिन शादी से कुछ समय पहले ये लड़की गायब हो जाती है और इसके बाद इस लड़की के साथ इतना भयानक कांड हो जाता है जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आप इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत केरल के तिरुवनंतपुरम से होती है, जहां आईआईटी इंस्टीट्यूट में 2012 में 25 साल की एक लड़की रिसर्च स्कॉलर पढ़ने के लिए आती है जिसका नाम था कुमारी इंदु, जो दिखने में बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी काफ़ी तेज थी। इंदु कॉलेज में पढ़ने के लिए आ जाती है, लेकिन वह इस कॉलेज में नई स्टूडेंट थी, इसलिए कॉलेज में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वह इसी इंस्टीट्यूट में अपनी क्लास करती है और अपनी पढ़ाई में मशगूल रहती है। अब इसी दौरान कुमारी इंदु की मुलाकात इसी इंस्टीट्यूट में एसएसएम के पद पर जॉब कर रहे एक लड़के से होती है जिसका नाम सुभाष था, जो उम्र में इंदु से थोड़ा बड़ा था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो सुभाष इंदु को जानने लगता है और इंदु भी अब किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई के सिलसिले में सुभाष से अक्सर मिलने लगी थी और सुभाष भी उसकी खूब मदद किया करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। अब इंदु और सुभाष दोनों कॉलेज में साथ साथ रहते थे और दोनों में खूब बातें हुआ करती थी। इंदु को अब इस कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल गया था, तो इंदु अपनी बातें सुभाष से शेयर करने लगी थी। बढ़ती मुलाकातें, कॉलेज में साथ रहना, साथ घूमना इन दोनों को बेहद अच्छा लगने लगा था और इन्हीं बढ़ती नज़दीकियों की वजह से इन दोनों में कब प्यार हो गया इन्हें पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोस्तों इन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि इन दोनों की नज़दीकियां, इन दोनों का इतना करीब आना इनके लिए इतना भयानक, इतना खौफनाक मंजर ला देगा। अब सुभाष इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि वह इंदु को खोना नहीं चाहता था। तो एक दिन सुभाष और इंदु जब साथ में बैठे थे तो सुभाष इंदु से शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष इंदु से कहता है कि वह इंदु से शादी करना चाहता है। तो दोस्तों क्योंकि इंदु भी सुभाष पर काफ़ी विश्वास करने लगी थी और वह सुभाष के इस प्रस्ताव को नहीं ठुकराती है और उसी वक्त इंदु भी सुभाष से शादी के लिए हाँ कर देती है। और शायद इसी हाँ ने इस पूरी कहानी को इतना भयानक मोड़ दे दिया। दरअसल इंदु की शादी के हाँ के बाद सुभाष बेहद खुश होता है और इसी खुशी के चलते एक दिन यानी 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझीकोड के लिए अपनी और इंदु की 2 ट्रेन की टिकट बुक करवा देता है। और दोस्तों सुभाष ने तिरुवनंतपुरम से कोझीकोड के लिए टिकट इसलिए बुक करवाई थी क्योंकि वह कोझीकोड जाकर इंदु के साथ शादी करना चाहता था और इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी कर रखी थी और शादी के लिए बुकिंग भी करवा रखी थी। लेकिन दोस्तों इंदु को इस बात की भनक तक नहीं थी कि सुभाष ने इतना कुछ सोच रखा है, क्योंकि सुभाष ने यह बात इंदु से सीक्रेट रखी थी और वह इंदु को शादी का सरप्राइज देना चाहता था। और दोस्तों इसके अलावा सुभाष ने कोझीकोड से सिक्किम की भी 2 टिकट बुक करवा रखी थी ताकि वह दोनों कोझीकोड में शादी करने के बाद सिक्किम अपने हनीमून के लिए निकल जाए। लेकिन उसने यह बात इंदु से छिपा रखी थी और वह इंदु से बस इतना कहता है कि हम और तुम घूमने के लिए कोझीकोड जा रहे हैं। और इंदु सुभाष के साथ पहले भी सफर कर चुकी थी, इसलिए इंदु इस जर्नी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी सुभाष ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को इसी दिन सुभाष ने टिकट बुक करवाई थी और उसी दिन शाम को सुभाष के घर इंदु के मम्मी पापा पहुंचते हैं, जो सुभाष को अच्छी तरह जानते हैं कि सुभाष इंदु का बेस्ट फ्रेंड है।
अब दोस्तों सुभाष को इस तरह से इंदु की मम्मी पापा का अचानक आना कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी सुभाष ने उनका अच्छे से वेलकम किया और उनकी खातिरदारी भी की। अब इसके बाद उनमें आपस में बातचीत होने लगती है और दोस्तों बातचीत के दौरान ही इंदु के पापा सुभाष को घर आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने इंदु की शादी तय कर दी है और शादी में उसका बेस्ट फ्रेंड ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और इतना कहकर उन्होंने सुभाष के हाथ में इंदु की शादी का कार्ड थमा दिया और दोस्तों यह देखते ही सुभाष के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सहम जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब आगे इंदु के पिता जो बात कहते हैं वो सुभाष के लिए एक चौंकाने वाली बात थी। इंदु के पिता कहते हैं कि ये शादी इंदु की मर्जी से ही हो रही है और उन्होंने ही इस शादी के लिए हाँ की है। और अब इतना कहकर इंदु के मम्मी पापा वहां से चले जाते हैं। और दोस्तों इस बात की खबर इंदु को नहीं थी कि उसके मम्मी पापा सुभाष को उसकी शादी का कार्ड देने उनके घर गए हैं। शायद अगर इंदु को यह बात पता होती तो उन्हें वहां जाने से रोक लेती और ट्रेन में इतना भयानक कांड भी नहीं हो पाता। दोस्तों इधर सुभाष के मन में एक बात और चल रही थी कि आखिर क्यों इंदु ने अपने रिश्ते की बात और अपनी शादी की बात सुभाष से छुपाई और कहां सुभाष ने इंदु के साथ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, यहां तक कि हनीमून की टिकट भी बुक करवा रखी थी और कहां वह इंदु की शादी का कार्ड अपना हाथ में पकड़े हुए खड़ा था। यह बात सुभाष को अंदर अंदर खाए जा रही थी। उसके मन में इंदु के प्रति गुस्सा भी था कि बात इतनी आगे बढ़ गई लेकिन इंदु ने कभी जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब भी सुभाष सोचता है कि इंदु के घर वाले कास्ट में ज्यादा विश्वास रखते हैं तो शायद इंदु ने घर वालों के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ कर दिया होगा। उसके मन में यह भी चल रहा था कि उसे एक बार इंदु से मिलकर उसे समझाना चाहिए। तो सुभाष इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करता है और अगले दिन यानी 25 अप्रैल 2012 को इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक दोनों तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन तिरुवनंतपुरम से रवाना हो जाती है। और ट्रेन के चलते ही दोनों आपस में बात शुरू करते हैं। सुभाष अब अपने सामने की सीट पर बैठी इंदु को 24 अप्रैल की शाम की घटना के बारे में बताता है कि शाम को तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आए थे। और दोस्तों सुभाष के मुंह से यह बात सुनते ही इंदु के चेहरे से चमक उड़ जाती है कि आखिर यह क्या हो गया। तो अब सामने की सीट पर बैठा सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसने सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड की टिकट बुक करवाई है और इस शादी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। और वो आगे कहता है कि वह तुमसे बेहद प्यार करता है और मैंने कोर्ट मैरिज करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन दोस्तों यह बात सुनते ही इंदु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसके घर वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि उसकी बेटी की शादी किसी दूसरे कास्ट के लड़के के साथ हो। और इंदु आगे कहती है कि मैं तुमसे शादी किसी हालत में भी नहीं कर सकती, हमारा सफर सिर्फ दोस्ती और प्यार तक ही था। लेकिन सुभाष इंदु की बात सुनकर उससे शादी के लिए जिद करने लगता है और कहता है कि वह तुम्हारे बिना किसी हालत में भी नहीं रह सकता। अब ये सुनकर इंदु को भी गुस्सा आ जाता है और वह उसके सामने की सीट पर बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और जब ये दोनों बहसबाजी कर रहे थे तो इस ट्रेन के डिब्बे में इनके सामने बैठे सब लोगों की नज़र इनके ऊपर आ जाती है, लेकिन दोनों की बहस बढ़ने लगती है। तो सुभाष इंदु को रोकते हुए कहता है कि सभी लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, उन्हें साइड जाकर आराम से बात करनी चाहिए। तो अब इंदु और सुभाष अपनी सीट से खड़े होकर गैलरी से होते हुए उसी डिब्बे के गेट के पास आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। और दोस्तों उस वक्त लगभग रात के 2 बज रहे थे और उस गेट के पास उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। और इंदु गेट के बिल्कुल पास खड़ी थी और सुभाष जस्ट उसके सामने खड़ा था। तब सुभाष आखिरी बार इंदु से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती। इंदु इस बात पर साफ मना कर देती है और वह कहती है कि वह अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने ही खुद अपने मम्मी पापा के पसंद के लड़के से शादी करने के लिए हामी भरी है, तो वह उसी लड़के से शादी करेगी जिससे उससे मम्मी पापा ने पसंद किया है। और दोस्तों इंदु की यह बात सुनकर सुभाष के मन में बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और सुभाष इसी गुस्से की वजह से रात के करीब 2 बजे जब ट्रेन प्रज्ञा नदी के पुल से गुजर रही थी तो उसी समय सुभाष
इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है और जैसे ही इंदु ट्रेन से नीचे गिरती है तो उसका सर सीधे उस पुल के लगे पाइप से टकराता है और इंदु सीधे पाइप से टकराकर नीचे पानी में गिर जाती है। अब दोस्तों, पल भर के गुस्से में सुभाष ने इतना बड़ा कांड कर दिया। अब सुभाष भी सहम जाता है और वह 12 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक स्टेशन में उतर जाता है और वहीं रात रुकने के बाद सुबह होते ही वह अपने घर वापस चला आता है। और इधर इंदु के पापा सुबह इंदु को कॉल लगाते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तो इंदु के पापा सोचते हैं कि शायद किसी कारण से स्विच ऑफ होगा, लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद जब दोबारा कॉल लगाते हैं और मोबाइल फिर भी स्विच ऑफ आता है तो इंदु के पापा थोड़ा घबरा जाते हैं। उसके बाद इंदु के पापा सुभाष को कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या इंदु के बारे में उसे कुछ पता है कि वह कहाँ है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। इस पर सुभाष कहता है कि हमने भी कॉल लगाया पर मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद सुभाष कहता है कि हम इंदु के बारे में और कुछ भी नहीं जानते। तो इंदु के पापा फिर बार बार फोन लगाना शुरू करते हैं। एक दिन बीत जाता है, जब फोन नहीं लगता है तो इंदु के पापा घबरा जाते हैं और जैसे ही दूसरा दिन आ जाता है और इंदु का कहीं पता नहीं चलता है तो फिर आखिरकार इंदु के पापा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां इंदु की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद इंदु के पापा वापस घर आ जाते हैं। 2-3 दिन बीतने के बाद प्रज्ञा नदी के पास एक लाश मिलती है। जिस लाश की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि वह इंदु की ही लाश है। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को घर वालों को सौंप दिया जाता है और पुलिस इस केस को सुसाइड बताकर रिपोर्ट बना देती है, क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि इंदु की कुछ समय बाद शादी थी और शायद शादी घर वालों के दबाव में हो रही थी, जिसके कारण इंदु ने खुदकुशी कर ली। लेकिन दोस्तों, इंदु के पापा यह कभी मानने को तैयार नहीं थे कि इंदु ने खुदकुशी की है, क्योंकि यह शादी इंदु की मर्जी से ही हो रही थी। तो फिर इंदु के पापा एक बार फिर उस जगह पर जाते हैं जहां इंदु की डेड बॉडी मिली थी। और दोस्तों, इस बार जब इंदु के पापा वहां पहुंचते हैं तो इंदु के पापा को कुछ ऐसी बातों का पता चलता है जिससे वह सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। दरअसल वहां काम करने वाले कुछ मजदूरों से इंदु के पापा पूछते हैं कि उसने उस रात क्या देखा था। तो वह मजदूर बताता है कि उस रात वह यहीं पर सो रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई तो उसकी नींद खुल जाती है। तो वह सामने देखा कि ट्रेन से कोई चीज गिर रही है जो सीधे पुल से टकराई और नदी में आकर गिरी। और जब वह चीज ट्रेन से गिर रही थी उस वक्त एक व्यक्ति ट्रेन के उस डिब्बे के गेट में खड़ा दिखाई दिया। और दोस्तों, उस मजदूर की यह बात सुनने के बाद सीधा इंदु के पापा हाई कोर्ट चले जाते हैं और इस केस को सीधा क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। और जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम को इस केस को सौंपा जाता है, क्राइम ब्रांच की टीम इस केस की एक बार फिर से तफ्तीश शुरू करती है। उसके बाद सबसे पहले क्राइम ब्रांच की टीम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बारीकी से जांच करती है तो पता चलता है कि इंदु के सर के पीछे चोट लगी थी। तो क्राइम ब्रांच की टीम को शक हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन से कूदता है तो उसके सर के पीछे साइड चोट नहीं बल्कि चोट आगे साइड लगनी चाहिए। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम को शक होता है और क्राइम ब्रांच की टीम सीधे उस ट्रैवल एजेंट के पास पहुंचती है जहां से उस दिन की यह टिकट बुक करवाई गई थी। जैसे ही ट्रैवल एजेंट के पास पहुंचती है तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि उस दिन ट्रेन में इस लड़की के साथ एक सुभाष नाम के लड़के की भी टिकट बुक हुई थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम सीधा सुभाष के घर पहुंच जाती है और उससे पूछताछ करती है। सुभाष कहता है कि वह इंदु के बारे में कुछ नहीं जानता, बस इंदु उसकी एक अच्छी दोस्त थी और उसका फोन 2 दिन से स्विच ऑफ आ रहा था। इसके सिवा सुभाष कुछ भी नहीं जानता है। उसके बाद पुलिस वाले जैसे ही सुभाष की घर की तलाशी लेते हैं और सबसे पहले सुभाष के लैपटॉप के अपने कब्जे में लेते हैं। उसके बाद लैपटॉप को चेक करते हैं तो पुलिस वालों को सुभाष के लैपटॉप से सुभाष और इंदु के कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद सुभाष के साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सुभाष रोते हुए उस रात की पूरी घटना के बारे में बताता है कि उसने ही उस रात ट्रेन से कुमारी इंदु को धक्का दिया था, क्योंकि कुमारी इंदु उससे शादी नहीं करना चाहती थी और वह उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन सुभाष की जिद ने मम्मी पापा की एक प्यारी सी बच्ची को छीन लिया, जो अपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने पढ़ाई करने के लिए आई थी और वापस उसकी लाश उसके घर पहुंची, और वो भी उसकी शादी के महज कुछ दिन पहले। और दोस्तों, इस लड़की के साथ गलत करने वाला यानी सुभाष आज
सलाखों के पीछे अपनी किए की सजा काट रहा है। और दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बस लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें। मिलते हैं क्राइम की दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।